लावारिस गाड़ी में लाश, और बकौल तुम्हारे ये गाड़ी 3 दिन से यहाँ पर खड़ी है और तू आज हमें बता रहे, सच सच बताओ कि ये गाड़ी किसकी है और ये लाश किसकी है? साहब मुझे क्या पता, और गाड़ी के अंदर लाश है इसका भी मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर और कितने गोरकन? साहब मेरे अलावा एक और गोरकन है, वो छुट्टी पर गया हुआ 1 हफ्ते की, वापस अभी तक आया नहीं है। ठीक है, इसे थाने ले चल। साहब थाने क्यों? मैंने तो फ़ोन कर आपको अपना फ़र्ज पूरा किया है। तुम्हें थाने इसलिए लेके जा रहे हैं कि तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करना है वहाँ पे। एम्बुलेंस मंगवाओ और इस लाश को ले जाओ और पूरे इलाके का सर्च करो, ठीक है? मैडम, लाश जिस चादर में लिपटी हुई हमें मिली है उस पर से हमें कुछ बाल भी मिले हैं और उसके अलावा उस चादर पर खून के धब्बे भी थे जो कि यकीनन मकतूला के हो सकते हैं। अच्छा, गाड़ी में कहीं और भी खून था? गाड़ी की सीट पर या गाड़ी के फर्श पर? नहीं मैडम, गाड़ी में भी हमें कहीं खून के धब्बे नज़र नहीं आए और ना ही गाड़ी के इर्द गिर्द कहीं हमें खून नज़र आया। इसका तो मतलब है कि कत्ल कहीं और किया गया और फिर लाश को गाड़ी में शिफ्ट किया गया है। डीएनए की रिपोर्ट तो नहीं आई होगी ना अभी? नहीं मैडम, अभी उसे आने में 1 हफ्ता लगेगा। किस तरह कत्ल किस तरह किया गया है? लड़की को शूट किया है? नहीं मैडम, उसके गले पर जो निशानात हैं उससे लगता है कि उसका गला घोंटा गया है और उसके जिस्म पर भी ज़ख्मों के निशानात हैं जिससे ये लगता है कि उसका गला घोंटने के बाद उसके जिस्म पर छुरी के बेतरफे वार किए गए हैं और ये यकीन किया गया कि वो मर गई है। ओहो, मकतूला की शनाख्त हुई? जी मैडम, उसकी शनाख्त जो है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स से हुई है। जब हमने डॉक्यूमेंट्स चेक कराए तो हमें पता चला कि ये गाड़ी किसी नदीम शहजाद साहब की है और जब हमने उनसे रब्ता किया तो हमें इस बात का भी पता चला कि ये गाड़ी भी उन्हीं की है और जिस लड़की की लाश मिली है वो भी उन्हीं की बेटी फ़िज़ा है जो कि 22 अगस्त से गायब थी। तीन दिन से तलाश कर रहे थे उसे। मैंने तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी। 3 दिन पहले मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने गई और आज तक उसका पता। अच्छा ये बताइएगा कि आपकी बच्ची कहाँ ट्यूशन पढ़ती थी? वो प्रोफेसर सहरा अब्दी से ट्यूशन पढ़ती थी। प्रोफेसर साहब घर में ही क्लासें लेते। वो 7:30 बजे खाना खाकर जाती थी ट्यूशन और 11 बजे तक घर आ जाती थी। पर उस दिन जब वो 11 बजे तक घर नहीं आई तो हमें तशवीश हुई। कई बार उसे फ़ोन पर रब्ता किया मगर। तो वालिदैन को किसी पर शुबा है? जी नहीं, जब मैंने उसके वालिद से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं है और हमें किसी पर शक भी नहीं है। ठीक है, तो तफ्तीश का आगाज़ तो मेरे ख्याल में उन प्रोफेसर साहब से ही किया जाएगा जो फ़िज़ा को ट्यूशन देते थे और जिनके ट्यूशन सेंटर पर आखिरी मरतबा वो देखी गई। जी हाँ प्रोफेसर साहब, 22 अगस्त को आपकी एक स्टूडेंट आपके पास पढ़ने के लिए आती है और फिर वो लापता हो जाती है और फिर उसकी लाश उसी की कार में कब्रिस्तान से मिलती है। आप हमें ये बताइए कि फ़िज़ा कब तक यहाँ रही और कब यहाँ से गई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा सेशन कोई रात 11 बजे तक चलता है और दरमियान में कोई 8:30 बजे 15 मिनट का वक्फा भी होता है। फ़िज़ा उस दौरान बाहर गई है मगर वापस क्लास में नहीं आई। मैंने तकरीबन तमाम ही स्टूडेंट से मालूम किया उसके बारे में, पर सबने ही लाइल्मी का इजहार किया। तो फिर क्या आपने उसे फ़ोन किया? हाँ, मैंने फ़ोन किया था उसे, कोशिश की थी मगर उसने कॉल रिसीव ही नहीं की। तो क्या आपने उसके वालिदैन से रब्ता किया था? नहीं, मेरे पास सिर्फ फ़िज़ा का नंबर है, उसके वालिदैन का नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि रात 11 बजे तक आप लोगों का सेशन रहता है ये ट्यूशन का, तो आप कहाँ पढ़ाते हैं इन बच्चों को? यहीं कोई 6-7 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, इसी ड्राइंग रूम में। प्रोफेसर साहब, क्या ये हैरत की बात नहीं है कि आपकी क्लास से एक स्टूडेंट उठकर चली गई,
और आपको तशवीश ही नहीं हुई। अरे प्रोफेसर साहब, वालिदैन अपने बच्चों को आप पर एतमाद करके पढ़ने के लिए यहाँ भेजते हैं और उनकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास कोई स्कूल के बच्चे बच्चियां पढ़ने नहीं आते हैं। अरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां आते हैं, और नौजवान लड़के लड़कियों पर मैं ज़्यादा सख्ती या निगरानी नहीं कर सकता। अच्छा चलें, ठीक है, गुस्से की बात नहीं है। हम भी सवालात के जवाब ही ढूंढ रहे हैं और आपकी मदद दरकार है हमें। आप ये बताइएगा कि उस रोज़ जब फ़िज़ा आपसे पढ़ने के लिए आई थी तो क्या नॉर्मल मूड में थी, कोई परेशान लग रही थी, और कोई उस रोज़ गैर मामूली बात हुई आपके सेशन के दौरान? हाँ, मुझे याद आया। उस दिन फ़िज़ा काफ़ी डिस्टर्ब लग रही थी और एक अनयूजुअल बात भी हुई थी। मेरी एक स्टूडेंट है नादिया, फ़िज़ा का अक्सर उसके साथ उठना बैठना रहता था, मगर उस दिन मैंने महसूस किया कि दोनों के दरमियान कोई झगड़ा है, क्योंकि दोनों दूर दूर बैठे हुए थे एक दूसरे से और कोई बातचीत भी नहीं कर रहे थे। तो आपने उन दोनों से पूछा था कि मामला क्या है, नाराज़गी किस वजह से है? देखिए मैडम, मैं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की हद तक महदूद रखता हूँ, उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। अरे प्रोफेसर साहब, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मैं उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता, और फिर आपको ये कैसे पता चला कि नादिया और फ़िज़ा की लड़ाई हुई थी और वो क्लास से उठकर चली गई थी? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आखिर आप मुझे क्या साबित करना चाहते हैं? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मैं एक मोअज़्ज़िज़ उस्ताद हूँ, मेरा काम सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, समझे आप? प्रोफेसर साहब, ये आपका फ़ोन शायद सोफे में फंस गया है। ये फ़ोन मुझे नहीं पता ये किसका है। आपका नहीं है ये फ़ोन? जी नहीं। अच्छा, आपके घर वालों में से किसी का या किसी मेहमान का? हाँ, नहीं, मेहमान तो यहाँ नहीं आते, वो तो बराबर वाले कमरे में बैठते हैं। फिर शायद आपके स्टूडेंट्स में से किसी का हो। मैं बिल्कुल नहीं जानता मैडम ये फ़ोन किसका है। चले, हम मालूम कर लेंगे। आपके स्टूडेंट से बातचीत हो सकती है? जी श्योर। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 360 के तहत अगवा एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। दफ़ा 363 के तहत किसी अगवा करने की पादाश में 7 साल कैद की सज़ा हो सकती है, जबकि दफ़ा 364 के तहत कत्ल करने की नीयत से अगवा करने के जुर्म में 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। आमना साहिबा, ये नादिया है मेरी स्टूडेंट। नादिया बेटा, ये लोग तुमसे फ़िज़ा मर्डर केस के सिलसिले में कुछ सवालात करना चाहते हैं, सोच समझ के जवाब देना बेटा। अच्छा नादिया, आपका इस क्लासरूम में कोई फ़ोन तो नहीं गुम हुआ? नहीं तो। इस फ़ोन को पहचानती हैं? ये किस स्टूडेंट का है? ये फ़ोन तो फ़िज़ा का है। फ़िज़ा का फ़ोन? मगर ये यहाँ कैसे आया? ऑलराइट, आप मुझे ये बताएंगी कि आपके प्रोफेसर साहब बता रहे थे जिस रोज़ फ़िज़ा का कत्ल हुआ उस रोज़ वो क्लास में कुछ डिस्टर्ब थी, आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था उनका? झगड़ा नहीं तो। किस बात का झगड़ा? झगड़ा तो नहीं हुआ था, बल्कि सब कुछ नॉर्मल था। नॉर्मल था तो फिर उस रोज़ वो आपके साथ बैठकर क्यों नहीं ट्यूशन ले रही थी और एकदम से आधी क्लास छोड़कर चली क्यों गई? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे वो बता कर नहीं गई थी। मैडम, उस दिन ब्रेक में क्लास छोड़कर फ़िज़ा ही नहीं गई थी, अदनान भी गया था, लेकिन वापस नहीं आया था अदनान। नहीं मैडम, वो क्लास में ज़्यादा किसी से बात ही नहीं करती थी सिवाय नादिया के। वो रिजर्व ही रहती थी क्लास में ज़्यादातर। हमें मालूम हुआ है कि उस दिन एक तो फ़िज़ा क्लास से जल्दी चली गई थी और अदनान भी क्लास छोड़कर गया था और वापस नहीं आया था। कोई और भी जल्दी गया था उस रोज़? मैडम, प्रोफेसर साहब ने जल्दी छुट्टी कर दी थी और कहा था कि मुझे कहीं काम से जाना। प्रोफेसर साहब भी चले गए थे जल्दी? जी। सर सबसे ज़्यादा फ़िज़ा को ही डांटते थे क्लास में, पता नहीं क्यों डांटते थे। जी हाँ, ये बात सच है। मैं भी उस दिन ब्रेक में चला गया था, लेकिन फ़िज़ा मेरे साथ नहीं गई थी। देखो, झूठ बोलोगे तो अपना केस खराब करोगे, सच सच बताओ। शाबाश, बोलो।
आप लोग नादिया से क्यों नहीं पूछते? उसी की वजह से फिजा उस दिन क्लास छोड़कर गई थी। वैसे तो फिजा और नादिया में बहुत दोस्ती है, लेकिन उस दिन कब आए तुम? बस अभी आया हूँ। फिजा नहीं आई। क्यों? तुम्हें क्यों बेचैनी हो रही है? आती होगी वो। अरे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो, तुम्हें मालूम होगा। कहीं वो छुट्टी तो नहीं करने वाली? मुझे क्या पता कि वो क्लास लेने आएगी या नहीं आएगी। तुम फिजा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते हो क्या? तुम उस लड़की के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? तुम्हें पता है उसका पास्ट कैसा है? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? फिजा ड्रग्स के चक्कर में पड़ गई थी, नशे की आदी हो गई थी वो। इसी चक्कर में उसका इंटरव्यू नहीं हुआ था। उसके पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से उसका इलाज करवाया है। 3 साल बाद जाकर उसने अपनी स्टडीज अपनी कंप्लीट की हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम 2 साल रिहैब में नहीं रही हो? अपनी जुबान को ना लगाम दो और आइंदा से ना मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। सर आप तीनों क्लासरूम में बुला रहे हैं। देखिए नादिया, हमने अभी अदनान से भी पूछगछ की है और अदनान ने हमें जो बातें बताई हैं उससे हमें शक हो रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। मैंने झूठ नहीं बोला था। फिजा नशे की आदी हो गई थी, बुरी सोबत में पड़ गई थी और मेरे सच बोलने की वजह से ही वो मुझसे नाराज हो गई थी। दरअसल फिजा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए मैं उसको बहुत टाइम पहले से जानती हूँ। अच्छा, और जब फिजा एकदम से क्लास छोड़कर गई थी तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि अदनान भी उसके पीछे गया था? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, आप सर के चौकीदार से मालूम कर लें। भाई मुझे ये बताएं कि उस दिन जब फिजा जल्दी यहाँ से निकली थी तो क्या अदनान उसके साथ ही गया था या उसके बाद गया था? फिजा जिस टाइम जा रही थी उनके साथ जो है ना, अदनान ज़बरदस्ती उनकी कार में बैठ के गए। तो ये बात आपने पहले किसी को क्यों इन्फॉर्म नहीं की कि आखिरी मर्तबा वो अदनान के साथ देखी गई थी? मैं डर गई थी, बस इसी वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो अब किस वजह से डर खत्म हो गया तुम्हारा? अभी आपने पूछा तो बस मैंने बता दिया। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता। कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं? मैडम एक इन्फॉर्मेशन दें। यहाँ प्रोफेसर साहब, हमें आपके यहाँ से गिरफ्तारी करनी है। हमें तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि फिजा अब हमारे बीच नहीं है। 10 साल हमने साथ गुजारे थे, सारा बचपन साथ गुजारा। स्कूल में भी हम साथ बैठा करते थे। मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकती। बेचारे अंकल और आंटी, उनका गम में बुरा हाल है। अंकल बता रहे थे कि आंटी को अचानक अंजाइना का दर्द उठा और हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। हमने सुना है पुलिस ने फिजा का कातिल पकड़ लिया। हाँ, पुलिस ने अदनान को गिरफ्तार कर लिया। हमारे साथ ट्यूशन में पढ़ता था। यकीन नहीं आता फिजा से उसने कौन सी दुश्मनी निकाली है। साहब को थाने बुला लिया है और बेगम साहिबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। मैं आप लोगों के लिए चाय लाऊं? अब तक की तफ्तीश में मुल्जिम अदनान के इस वारदात में मुलव्वस होने के क्या शवाहिद मिले हैं? सर शायद क्या, हमें तो सबूत ही मिल गए हैं। 22 अगस्त को मकतूला फिजा जब अपने ट्यूटर के घर से 8:45 बजे निकली तो मुल्जिम अदनान ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में सवार हो गया। ये बात हमें ऐनी शाहिदीन ने बताई है और उसके बाद जब तक फिजा जिंदा थी वो इसके साथ थी। और सर मकतूला की गाड़ी से इसके फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। सर इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला फिजा की मौत 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान हुई है और इन औकात में मुल्जिम अदनान ही उसके साथ मौजूद था। क्या मुल्जिम अदनान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है? जी नहीं, इसने इतराफ़ जुर्म तो नहीं किया, बल्कि सर हमें ये तो कहानियाँ सुना रहा है। हमें ये बता रहे हैं कि मैं एक ATM पॉइंट पे उतर गया था। जब इसका जिस्मानी रिमांड हमें मिलेगा और हम इससे तफ्तीश करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये अपना एतराफ़ जुर्म कर लेगा। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, आयो साहब से मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। इजाज़त। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 1100 औरतें कत्ल कर दी गईं
939 औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 289 औरतें घरेलू तशद्दुद का शिकार हुईं और 833 औरतें अगवा हुईं। आयो साहब, क्या ये अजीब बात नहीं कि मेरे क्लाइंट के फिंगरप्रिंट्स सिर्फ कार के डैशबोर्ड से मिले हैं, जहां वो फिजा के साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। कार की बैक सीट से या बैक डोर से कहीं से भी कोई भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। लाश कार की बैक सीट पे एक चादर में लिपटी हुई थी और उस चादर से भी मेरे क्लाइंट के किसी किस्म के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिला। अगर मेरे क्लाइंट ने ये कत्ल किया होता तो उसके फिंगरप्रिंट्स गाड़ी में और जगहों से भी मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। सर, अहम बात ये नहीं है कि फिंगरप्रिंट्स कितने थे और कहाँ से मिले। अहम बात ये है, और हमें एनी शाहिदीन ने ये बताया है कि फ़िज़ा जब अपने ट्यूटर के घर से निकली तो उस वक्त मुल्ज़िम अदनान ज़बरदस्ती उसके कार में सवार हुआ, और जब तक फ़िज़ा ज़िंदा थी मुल्ज़िम अदनान उसके साथ था। उसके बाद फ़िज़ा की लाश मिली, और सर मुल्ज़िम को स्ट्रांग सस्पेक्ट बनाने के लिए यही सबूत काफ़ी हैं। और सर, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की मौत जिस वक्त वाक़ई हुई उस वक्त मुल्ज़िम उसके पास था। और सर, मकतूला की लाश जिस चादर में लिपटी हुई मिली उससे हमें कुछ बाल भी मिले हैं जो हमने DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए। योर ऑनर, मैं ये बात मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि बाल मिले हैं, लेकिन आयो साहब, आप ये बात भूल रहे हैं कि वो बाल सिर्फ मर्दाना नहीं बल्कि उन बालों के अंदर जनाना बाल भी शामिल हैं। योर ऑनर, फिजा ने मेरे क्लाइंट को 8:53 पर ATM मशीन पे ड्रॉप किया और फिर वो वहाँ से चले गई। मेरे क्लाइंट ATM के अंदर अकेले गए, वहाँ से 8:55 पे उन्होंने कैश विड्रॉल की और वो वहाँ से बाहर आ गए। ये तमाम चीज़ें बैंक के CC कैम में देखी जा सकती है, जिसकी कॉपी मैंने अदालत में जमा करा दी है। देखना, यही कहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस्तगासा ने ये क्या केस बनाया है। मेरे क्लाइंट ने उस लड़की को गन पॉइंट पे अगवा नहीं किया। मेरे क्लाइंट को तो कार चलाना भी नहीं आती, फिर एक लड़की को अगवा करना, उसे कत्ल करना और फिर उस लड़की की लाश को कार के साथ कब्रिस्तान में ठिकाने लगाना, कैसे मुमकिन है ये? सर, वकील साहब आधी बात बता रहे हैं, पूरी बात नहीं बता रहे, और इनका क्लाइंट भी झूठ बोल रहा है। सर, उस दिन मकतूला मुल्ज़िम के साथ कार में गई, ये ATM पॉइंट पे उतरा। सर, मकतूला के फ़ोन रिकॉर्ड से हमें ये पता चला है कि मुल्ज़िम अदनान ने 8:57 पर मकतूला को फ़ोन किया, और हमें ये शक है कि इसने उसे किसी जगह पर बुलाया और उसे कत्ल किया और उसकी लाश फेंक दी। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने फिजा को कॉल ज़रूर की थी, लेकिन सिर्फ ये जानने के लिए कि वो खैरियत से पहुंच गई कि नहीं। योर ऑनर, हर कत्ल के अंदर कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। सर, इस कत्ल का मुहर्रिक भी हमें पता है। मुल्ज़िम मकतूला को पसंद करता था, लेकिन मकतूला ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये बात इसको बुरी लगी, इसने मकतूला को बुलाया और उसकी जान ले ली। सिर्फ मफरूजात की बिना पे आयो साहब, आप मेरे क्लाइंट के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकते कि आप उस इंसान को यहाँ पे मुजरिम बना के खड़ा कर दें। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में बोलने का मौका दिया जाए। इजाज़त है। जज साहब, मैं सिर्फ फिज़ा के साथ कार में जाने का गुनहगार हूँ। उस दिन वो बहुत अपसेट लग रही थी और रो भी रही थी। मुझे लगा अगर वो इस हालत में अकेली जाएगी तो कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। देखो फिज़ा, मुझे यकीन है कि नादिया ने बकवास की होगी, लेकिन कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई उसकी बात का यकीन करे या ना करे। मुझे इस मौजू पर कोई बात नहीं करनी, प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन हम अपने फ्यूचर के बारे में तो बात कर सकते हैं ना। जस्ट रिलैक्स, मैं बस ATM से पैसे निकलवा कर आता हूँ, फिर हम कहीं चलकर बैठेंगे। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ लीव मी अलोन। फिज़ा, जस्ट रिलैक्स, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे गलत मत समझो।
अपने दोस्तों की पहचान करना सीखो। मैं बस 1 मिनट में आया। और सर, जब मैं एटीएम से बाहर आया तो वो जा चुकी थी। मैंने उसे कॉल की, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करना चाह रही थी। सर, मैंने फिजा को कत्ल नहीं किया। मैं तो एक शरीफ स्टूडेंट हूँ। ये एक आम स्टूडेंट है, एक शरीफ इंसान है। इसलिए मेरी मौजूद अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को जमानत पे रिहाई दी जाए। दैट्स ऑल। सर, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िम ही वाहिद सस्पेक्ट हैं और आखिरी दफ़ा फ़िज़ा को मुल्ज़िम के साथ ही देखा गया है। और सर, जब तफ्तीश मुकम्मल होगी तो कत्ल का मोहरक भी सामने आ जाएगा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुल्ज़िम को रिमांड पर दिया जाए, ना कि उसकी ज़मानत की जाए। इस मरहले पर मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। अदालत इस्तिगासा को भी इस बात का हुक्म देती है कि उस केस से मुताल्लिक़ मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करके उनकी तमाम तर रिपोर्ट आइंदा समात पे अदालत में पेश करे। समात मुलतवी की जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2015 में सूबा सिंध में कत्ल की वारदातों में 42%, जबकि कराची में 53% कमी वाक़ हुई। गुज़िश्ता साल सिंध में कत्ल की 979 वारदातें हुई थीं, जबकि 2014 में इसी सूबे में 1925 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। इंस्पेक्टर साहब, ये आपने लाश की डिटेल्ड केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़ी है? इसमें तो बहुत चौंका देने वाले हकायक हैं। जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तो टाइम ऑफ डेथ रात 8:30 से 9:30 बजे था। अब ये केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़ के तो पता चल रहा है कि फ़िज़ा का कत्ल 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान हो ही नहीं सकता था। टाइम ऑफ डेथ गलत कैलकुलेट किया है। वो कैसे मैडम? वही सोच रही हूँ मैं। देखिए, आपने जो इब्तदाई तफ्तीश की थी, जब फ़िज़ा के वालिदैन से बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि फ़िज़ा रात का खाना बहुत जल्दी खा लेती है, शाम 7:30 बजे के करीब, क्योंकि उसे ट्यूशन जाना होता था। और उस आखिरी रात भी फ़िज़ा ने शाम 7:30 बजे खाना खाया है। अब ये जो केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट है, ये बता रही है कि फ़िज़ा के मैदे में खाना मुकम्मल तौर पर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। खाना जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे कम से कम 3 घंटे दरकार होते हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। अब इस हिसाब से फ़िज़ा ने खाना शाम 7:30 बजे खाया और मैदे में इस स्टेज तक खाने को डाइजेस्ट होने के लिए 3 घंटे दरकार थे, तो 7:30 से 10:30 बजे रात तक तो वो डेफिनेटली ज़िंदा थी। कत्ल तो फिर डेफिनेटली रात 10:30 बजे के बाद ही हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी देर तक वो कहाँ थी। अब मालूम करने की ज़रूरत है कि अगर इसने अदनान को 8:50 के करीब एटीएम के बाहर ड्रॉप किया, तो 8:50 से लेके 10:30, 11 रात कहाँ थी, ये किधर रही? जी मैडम, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। कार ट्रैकिंग रिपोर्ट निकलवाई आपने? जी मैडम, ये हमने शुरू में मालूम कर लिया था, उसकी गाड़ी में ट्रैकर नहीं लगा हुआ था। अच्छा, हम एक और काम भी तो कर सकते हैं। हम अगर फ़िज़ा की गाड़ी की जियो फेंसिंग करवाएं, पॉसिबिलिटी है कि कहीं किसी कैमरा में इसकी गाड़ी कैप्चर हुई हो, देखा जा सके कि किन किन लोकेशन से गुजरी है। ठीक है मैडम, करवा लेंगे ये। तो इसके साथ साथ अदनान के सेल फ़ोन की भी ज़रा ट्रैकिंग निकलवाएं, उसकी भी लोकेशन हम डिटरमिन करें कि वो उस रात एटीएम पे उतरने के बाद कहाँ कहाँ गया। ठीक है मैडम, कर लेते हैं। योर ऑनर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियल फाइंडिंग्स में फ़िज़ा की मौत रात 8:30 से 9:30 बजे के दरमियान हुई।
योर ऑनर, इन टाइमिंग्स में मकतूला मुल्जिम अदनान के साथ आखिरी मर्तबा जिंदा देखी गई, इसलिए हमारी तमाम तर तफ्तीश का फोकस मुल्जिम अदनान पर रहा। लेकिन मुल्जिम का इसरार था कि इसको फिजा ने एक ATM पॉइंट के बाहर छोड़ा और वो वहाँ से ड्राइव करके चली गई और मुल्जिम सीधा ATM से अपने घर गया। लेकिन योर ऑनर, जहां मुल्जिम के पास अपने बयान की तस्दीक के लिए कोई एलिबाई और सबूत नहीं था, वहां मुल्जिम को भी 100% कन्विक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास भी फ़िलहाल सबूत नहीं था। योर ऑनर, हमने मुल्जिम की उस रात की एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने के लिए, इसकी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए इसके सेल फ़ोन का डेटा निकलवाया। और सर, इस सेल फ़ोन डेटा से हमें ये मालूम हो रहा था कि मुल्जिम वाकई में 9:15 बजे के बाद पूरी रात अपने घर में ही मौजूद था। योर ऑनर, मकतूला की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में एक नया इंकशाफ हुआ। योर ऑनर, इस केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट से मालूम हुआ कि फिजा ने अपने घर पर शाम 7:30 बजे जो खाना खाया था वो उसके मैदे में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका था। योर ऑनर, मैदे में मौजूद खाने को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 3 घंटे दरकार होते हैं। इससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर फिजा ने शाम 7:30 बजे खाना खाया था तो वो अगले 3 घंटे यानी रात 10:30 बजे तक जिंदा थी। इससे एक बुनियादी सवाल ये उठता था कि अगर फिजा ने अदनान को रात 8:53 पर एक ATM पॉइंट के बाहर ड्रॉप किया तो 8:53 से लेकर 10:30 बजे तक वो कहाँ थी और किसके साथ थी। योर ऑनर, हम यकीन के साथ ना तो मकतूला के बारे में कह सकते थे कि वो इस दौरानिए में कहाँ कहाँ गई और किससे मिली, और ना ही हम यकीन के साथ मुल्जिम के खिलाफ कोई सबूत पेश कर सकते थे। लेकिन हमारे पास फिर भी एक सॉलिड एविडेंस था जिसका इस पूरी वारदात से गहरा ताल्लुक था, मकतूला के साथ भी गहरा ताल्लुक था, और वो थी मकतूला की गाड़ी। योर ऑनर, हमने मकतूला की गाड़ी की जियो फेंसिंग करवाई तो हमें मालूम हुआ कि वारदात की रात 9:20 से लेकर रात 11:30 बजे तक मकतूला की गाड़ी मकतूला की एक दोस्त नादिया के घर के करीब पाई गई। योर ऑनर, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के मुताबिक अब टाइम ऑफ डेथ बदल गया था और इस नए टाइम ऑफ डेथ के मुताबिक हमें मालूम हो रहा था कि मकतूला की गाड़ी उसकी दोस्त के घर के करीब पाई गई। और नई इन्वेस्टिगेशन में हमें ये भी मालूम हुआ कि मकतूला की ये दोस्त नादिया मुल्जिम अदनान में भी इंटरेस्टेड थी। योर ऑनर, इस ट्यूशन सेंटर में एक लव ट्रायंगल बना हुआ था जिसमें मुल्जिम अदनान मकतूला फिजा में इंटरेस्टेड था और नादिया, वो लड़की जिसके घर के बाहर मकतूला की गाड़ी पाई गई, नादिया, वो मुल्जिम अदनान में इंटरेस्टेड थी। क्या फिजा का कत्ल किसी रकाबत की वजह से किया गया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने नादिया से पूछगछ की तो हमें मालूम हुआ। सर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे पूछ क्या रहे हैं। फिजा तो मेरे घर आई ही नहीं है। देखो, झूठ मत बोलो। उस रात फिजा की गाड़ी 11 बजे तक तुम्हारी गली में खड़ी थी और तुम्हें मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अब अगर तुमने झूठ बोला ना तो मैं लेडीज पुलिस को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाऊंगा। फिजा की गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी थी? नहीं सर, इस इलाके में मेरे अलावा फिजा की एक और फ्रेंड सवेरा भी रहती है। उसके घर पर फिजा और उसके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स गैदरिंग करते थे, नशा भी करते थे। ये बात खुद मुझे सवेरा ने बताई थी क्योंकि अब वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। सर, मैंने फिजा पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया था, वो नशे के चक्कर में पड़ गई थी। योर ऑनर, नादिया से पूछगछ के दौरान कुछ नए मुल्जिमान के नाम सामने आए। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, इनसे पूछगछ की और इन्होंने दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। इसके अलावा योर ऑनर, वो चादर जिसमें मकतूला फिजा की लाश लिपटी हुई मिली थी, उस चादर पर से कुछ हेयर स्ट्रैंड्स मिले थे जिनको हमने DNA टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया था। इन मुल्जिमान का जब DNA टेस्ट किया गया तो वो उन हेयर स्ट्रैंड्स के साथ 100% मैच कर गया। योर ऑनर, मुल्जिमान पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। मैं उन्हें अदालत के सामने पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मुल्जिमान को पेश किया जाए।
तुम तीनों का नाम क्या है? सर मेरा नाम सवेरा। तुम्हारा? मेरा नाम वकास है। और तुम? ओ सर मेरा नाम जुनैद है सर। बताओ तुमने एक बेगुनाह लड़की की जान क्यों ली? सर उस दिन फिजा अचानक मेरे घर आ गई थी। ओह फिजा, तुम 2 साल बाद अपना रास्ता कैसे भूल गई? तुम ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करने की ना जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। तुम्ही ने बताया ना मेरे बारे में नादिया को। हाँ बताया, तो इसमें झूठ क्या था? गलत नहीं था ना, तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे मंगेतर को बताती हूँ। डॉक्टर से हो गया ना तुम्हारी मंगनी, बताती हूँ उसको कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो लड़की ड्रग्स लेती है, ठीक है ना? देखो फिजा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम तो जानती हो ना मैंने ड्रग्स लेना भी छोड़ दिया है। हाँ तो मैंने भी तो छोड़ दी थी ना, फिर क्यों बताया तुमने सबको मेरे बारे में? क्यों जगह जगह गाते फिर रहे हो कि मैं ड्रग्स लेती हूँ? हाँ बोलो ना। मैं तो तुम लोगों से कब का ताल्लुक खत्म कर चुकी थी। मेरे माँ बाप को पसंद नहीं था तुम लोगों से मिलना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा माजी तो खराब किया ही किया। मेरा आज भी जहर आलूद कर रहे हो। फिजा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ यार। मैं अभी वकास और जुनैद को फोन करके बुलाती हूँ। अरे हाँ बुला लो, उनको भी देख लेती हूँ मैं। वकास जल्दी से जुनैद को लेकर मेरे घर फौरन आओ, जल्दी। फिजा आई है, इसका कहना है कि ये हमारी वजह से बदनाम हुई है और ये अब हम तीनों को बदनाम करके छोड़ेगी। क्या मसला क्या है तुम्हारा? क्यों धमका रही है उसको? अगर तुम्हारे पास के बारे में किसी को पता चलता है तो क्या फर्क पड़ता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो फिर ठीक है। मैं भी अभी तुम्हारे घर जाती हूँ और तुम्हारे बारे में तुम्हारी माँ को सब कुछ सच बताती हूँ कि वो जो लोगों के घर के काम करके पैसे जमा करके तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हें देती है, उसका तुम नशा करते हो, ठीक है ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ओहो, तुम रोकोगे मुझे? पागल हो गई हो क्या? ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? तुम रोकोगे या तुम रोकोगे? सबको ना बेनकाब कर दूंगी मैं चुटकियों में, देख रहा तुम। ऐसे कैसे जाएगी तू? फिजा जब मर चुकी थी फिर हमें होश आया, फिर हमने बहुत सोचने के बाद चादर पे फिजा की लाश को लपेटा और फिर उसी की गाड़ी में हम जुनैद और मैं रात की तारीकी में कब्रिस्तान के बाहर छोड़ा है और अपने तमाम फिंगरप्रिंट्स और हर किस्म के शवाहिद मिटा दिए। अदालत के रूबरू पेश किए गए शवाहिद, पुलिस की तफ्तीश और मुल्जिमान के इतराफ़ी जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मकतूला फिजा का कत्ल तीनों मुल्जिमान वकास, जुनैद और मुल्जिमा सवेरा ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम वकास और जुनैद को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302/34 के तहत सज़ाए मौत, जबकि मुल्जिमा सवेरा को उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। यह अदालत मुल्जिम अदनान को बाइज्जत बरी करने का भी हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।